Good morning, dear students. Today we are moving towards the third part of this chapter, that is cell division. In that, the third part belongs to meiosis. तो कल हमने सेल डिवीजन का एक जो स्टाइल है, यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ स्टाइल, दैट इज माइटोसिस, उसको स्टडी किया। माइटोसिस के जो भी फेजेस हैं उसको स्टडी किया। वो टर्मिनोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो मियोसिस में भी वही सारे स्टेजेस परफॉर्म होते हैं जो माइटोसिस में होते हैं, लेकिन उसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो इसी वजह से मियोसिस और माइटोसिस में डिवीजन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंसेस है, कैसे डिफरेंसेस है, व्हाट इज द टेक्निकल एस्पेक्ट, व्हाट आर द other aspects of meiosis that we are going to discuss today. Okay, comparatively ये थोड़ा lengthy portion है than the mitosis as well as the previous part, that is of the interphase. Okay, okay. So meiosis, it is the division of the diploid germ cells that reduces the chromosome number by half, forming haploid daughter cells, and these haploid daughter cells are called gametes. तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था माइटोसिस के बारे में, और उसमें ये हमने देखा था कि इट इज परफॉर्म्ड इन द डाइप्लॉइड सेल्स एज वेल एज इन सम ऑफ द हैप्लॉइड सेल्स इट इज परफॉर्म्ड। लेकिन वहां पे जो डिवीजन हो रहा है दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, मतलब पेरेंटल सेल जो है ठीक उसके जितने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में होते हैं, मतलब देयर इज नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर जस्ट आफ्टर द डिवीजन। लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्लियर कट इट इज मेंशन्ड दैट द डाइप्लॉइड सेल्स आर डिवाइडेड थ्रू दिस meiosis and it is reduces the chromosome number by half. Okay, chromosome number जो है वो हाफ हो जाता है। Okay, say for example in human, a parental cell is containing, a diploid parental cell is containing 46 chromosomes, that is 23 pairs. Okay, तो फिर यहाँ पे meiosis में ये 23 में से 46 में से 23 एक डॉटर सेल में और 23 दूसरे डॉटर सेल में चले जाएंगे, एंड द सेल्स विल बी कॉल्ड हैप्लॉइड। जब किसी एक सेल में क्रोमोसोम कॉपी नंबर 2 टाइम्स होते हैं, every chromosome is present for 2 times, that is called diploid. Okay, एक वर्ड है प्लोइडी, PLOIDY, प्लोइडी। प्लोइडी का मतलब होता है कंटेंट ऑफ द क्रोमोसोम इन द सेल। ओके, व्हाट इज द प्लोइडी ऑफ दिस क्रोमोसोम? अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द प्लोइडी ऑफ दिस व्हाट इज द प्लोइडी ऑफ क्रोमोसोम इन दिस ऑर्गेनिज्म, तो फिर उसका नंबर क्रोमोसोम नंबर में ही आएगा। ओके, तो अगर मतलब अगर हम बात कर रहे हैं प्लोइडी की, ओके, so it is contents of the chromosome. Diploid, that means every chromosome is present for 2 times. इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि ह्यूमन सेल 46 क्रोमोसोम्स तो है, बट देयर आर 23 क्रोमोसोम एक्चुअली प्रेजेंट फॉर 2 टाइम्स। ऐसे ही अगर हैप्लॉइड बोल रहे हैं तो एवरी क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ओनली फॉर सिंगल टाइम, दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। ओके, इट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। If all the chromosomes are present for 3 times, so triploid and so on, tetraploid, pentaploid, ये triploid, tetraploid ये सब आपको plants में ज्यादा देखने मिलता है। Animals में, higher animals में it is diploid, okay, और human भी उसी कैटेगरी में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, diploid germ cells are divided by meiosis and reduces the chromosome number by half, फॉर्मिंग हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, और ये जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स है उसको बोला जाता है गैमेट्स। इट अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ओके, तो
गैमेटोजेनेसिस की जब प्रोसेस हो रही है, मतलब स्पर्म बन रहे हैं, एग बन रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। लाइक जैसे oogenesis, oogenesis इट इज अ काइंड ऑफ द गैमेटोजेनेसिस जिसमें एग प्रोड्यूस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज अ काइंड ऑफ द स्पर्म सेल फॉर्मेशन, ओके, इट इज ऑल्सो गैमेटोजेनेसिस। ओके, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस के टू टाइप्स हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। okay, टू टाइप्स ऑफ द गैमेटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं मेल ऑर्गेनिज्म में, और oogenesis में एक सेल्स प्रोड्यूस होते हैं इन द फीमेल ऑर्गेनिज्म। और जहां पे ये डिस्टिंक्शन नहीं है मेल फीमेल का, वहां पे दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन प्रोसेस वही रहती है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस थ्रू meiosis, गैमेटोजेनेसिस थ्रू meiosis। ओके, so I hope now it is clear to you. It leads to the haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनमें हैप्लोइड फेज कैसे इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि जनरली तो ये ऑर्गेनिज्म डाइप्लोइड्स हैं, लेकिन उनकी लाइफ साइकिल में हैप्लोइड फेज कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हैप्लोइड फेज इंट्रोड्यूस करने के लिए यही मियोसिस काम आता है। ओके, कैसे होता है, अगेन आई हैव टू ड्रॉ फॉर यू। जैसे कि समझिए कि ये मैंने एक लाइफ साइकिल ड्रॉ किया किसी एक ऑर्गेनिज्म का। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है 2n, ओके, मतलब डाइप्लोइड। फिर यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, दो गैमेट्स बने मेल और फीमेल, और वो वापस फ्यूज होके 2n में बन गए। तो ये होंगे 1n 1n, ये भी 1n और ये भी 1n, और ये दोनों फ्यूज हो गए, तो ये हो गए 2n। ओके, तो आप देखिए ये वाला जितना पोर्शन है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस इट इज नाउ बिकम हैप्लोइड कंडीशन। ओके, तो हर एक डाइप्लोइड ऑर्गेनिज्म के लाइफ में ऐसी एक कंडीशन आती है जब वो हैप्लोइड फेज में आता है, राइट, मतलब उसके जो सेल्स हैं वो हैप्लोइड फेज में आते हैं, सभी नहीं लेकिन जर्म लाइन सेल्स जो है वो हैप्लोइड फेज में आते हैं। और वापस होता क्या है, आप देखिए यहाँ पे क्लियर कट इट इज रिटन दैट द फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डाइप्लोइड फेज। तो 1n गैमेट्स बन गए, एक स्पर्म बना एक एग बना, दोनों वापस फ्यूज हो गए, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो 1n प्लस 1n इज इक्वल टू 2n, तो वापस डाइप्लोइड फेज जो है उनकी लाइफ में रिस्टोर हो चुका है। सो दिस इज द वे हाउ meiosis is going on. Now what are the key features of meiosis? तो ये की फीचर्स जो है वो आपको काम आने वाला है टू क्रिएट द डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। ओके, और यही है नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं ये, क्योंकि रॉन्ग ऑड वन आउट कौन सा ये इंपॉर्टेंट सा फीचर नहीं है मियोसिस का, ये सभी चीजें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको काम आएंगे। इट इन्वॉल्व्स टू साइकिल्स, तो हमने देखा माइटोसिस में सिर्फ एक ही साइकिल है। ओके, मतलब इंटरफेज के बाद एक बार डिवीजन होता है और फिर वापस इंटरफेज आ जाता है, मतलब इंटरफेस एमफेज वापस इंटरफेस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स टू साइकिल्स दैट इज मियोसिस 1 मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब यू कैन सी, जैसे यहाँ पे ये
पूरा साइकिल है, सेल साइकिल, उसमें समझिए कि ये जो है ये पूरा G1 फेज है, फिर ये S फेज है, फिर ये जो है G2 फेज है, के 3 फेज आ गए। अब यहाँ पे जो है ना डिफरेंस यहाँ पे है, ये हो जाएगा मियोसिस 1 और ये हो जाएगा मियोसिस 2। तो G1 S G2 M1 M2 वापस G1। तो आपको ये क्लियर पता है कि ये जो पूरा व्हाइट में ड्रॉ किया हुआ है ना, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा इंटरफेस है, ये हमें पता है, ये इतना पूरा इंटरफेस है, राइट। और फिर ये वाला पूरा फेज है ना यहाँ तक का, ये पूरा एम फेज है, राइट। तो माइटोसिस में क्या हो रहा था, G1 S G2, ओके, ये G1 S G2, ओके, फिर एक बार डिवीजन और वापस G1। लेकिन यहाँ पे 2 साइकिल का मतलब ऐसा नहीं है ये पूरी साइकिल की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं डिवीजन की सिर्फ। तो यहाँ पे M1 और M2 ऐसे 2 बार डिवीजन हो रहा है सक्सेसिवली। माइटोसिस में क्या है कि इंटरफेस इंटरफेस जो है ना G1S G2 वाला इंटरफेस, ओके, इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव डिविजन्स, इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव डिविजन्स, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी लग तो ऐसा ही रहा है लेकिन टेक्निकली ये नहीं है। इट इज M1 M2 दैट इज मियोसिस 1 मियोसिस 2 and then it is followed by G1 as G2 that is the interface। मतलब meiosis में successively there are 2 divisions, okay, back to back। mitosis में back to back नहीं है, every division has to follow G1 as G2 that is interface। लेकिन यहाँ पे M1 के बाद M2 होगा, फिर शुरू होगा इंटरफेस दैट इज G1 as G2, वापस M1 and M2। तो इतना डिफरेंस है, ओके, और इसी डिफरेंस की वजह से पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। फाइन, इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब क्या, होमो मतलब सेम टाइप के, होमोलोग्स, ओके, सेम और क्रोमोसोम्स जो है सिमिलर और क्रोमोसोम्स, उनके बीच में पेयरिंग हो रहा है। सिमिलर क्रोमोसोम का मतलब क्या है, तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि हर एक क्रोमोसोम की हमारे सेल में 2 कॉपीज है, 2 कॉपीज आर देयर। तो ऑब्वियस है हर एक क्रोमोसोम 2 बार प्रेजेंट है, तो एक क्रोमोसोम अपने दूसरे काउंटर पार्ट का होमोलोग है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 उसका एक काउंटर पार्ट है दूसरा क्रोमोसोम नंबर 1, बोथ आर होमोलोग ऑफ द ईच अदर। उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट, रिकम्बाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, ओके। तो जैसे कि ओके, ये 2 क्रोमोसोम मैंने एक्स शेप के ड्रॉ किए हैं, ओके, कलर कॉम्बिनेशन से समझिएगा। और यहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम्स भी मैंने न्यूक्लियस करके अंदर आपको दिखाने का ट्राई किया। अब ये जो रेड वाला एक्स क्रोमोसोम है, रेड वाला जो ये क्रोमोसोम है, इसका काउंटर पार्ट ये क्रोमोसोम हो सकता है। मैं कलर कॉम्बिनेशन से समझा रहा हूँ, ओके, इसको आप एक्स क्रोमोसोम मत समझिए, ओके, बिकॉज क्रोमोसोम का शेप हमें पता है एक्स शेप के होते हैं।
तो ये वाला जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 सपोज, उसका काउंटर पार्ट ये है, तो ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। फिर ये दूसरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 2, इसका काउंटर पार्ट या तो होमोलोग ये हो सकता है, लेकिन इसका होमोलोग, ये ब्लू वाले का होमोलोग कभी ये रेड वाला नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों क्रोमोसोम अलग अलग है। तो ये एक दूसरे के होमोलोग है ब्लू वाले, रेड वाले एक दूसरे के होमोलोग है, लेकिन ब्लू वाला रेड वाले के लिए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। याद रखिए, ब्लू वाला क्रोमोसोम रेड वाले क्रोमोसोम के लिए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। ऐसे ही वाइस वर्सा फॉर रेड। ओके, कलर कॉम्बिनेशन से मैंने आपको क्रोमोसोम समझाया है। ओके, डोंट गो विद द शेप। ओके, अभी सिर्फ कलर से समझने का ट्राई करिए। फाइन। Meiosis 1 begins after replication of the parental chromosomes to form identical sister chromatids at the S phase। तो meiosis 1 ऑब्वियस है कि डिवीजन कब शुरू होगा, तो डिवीजन शुरू होगा S फेज और उसके बाद G फेज और उसके बाद डिवीजन शुरू होगा। एंड नाउ वी ऑल नो S फेज में क्या होता है, तो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि विदाउट गोइंग इनटू द रेप्लिकेशन सेल्स कैन नॉट डिवाइड। ओके, ये सेल साइकिल में हम पढ़े थे, पहला लेक्चर इसी चैप्टर का, राइट। और रेप्लिकेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ रहा है, कल मैंने आपको बताया था। बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, इट इज इंक्रीज in डीएनए कंटेंट। ओके, और यहाँ पे आप देखिए सिस्टर क्रोमेटिड्स, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बन रहे हैं हर एक क्रोमोसोम के इन द एस फेज। एट द एंड ऑफ द मियोसिस, ये रास्ते में सब कुछ डिस्कशन में आने वाला है कैसे हो रहा है, तो वहां पे ये सिर्फ फीचर्स आपको बता रहे हैं। एट द एंड ऑफ द मियोसिस, अच्छा एट द एंड ऑफ द माइटोसिस क्या हो रहा था, एट द एंड ऑफ द माइटोसिस टू आइडेंटिकल, पेरेंट्स के साथ भी आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रहे थे, कितने, 2। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 4, और वो दोनों सेल कैसे थे, डाइप्लॉइड, बिकॉज पेरेंट्स से आइडेंटिकल है, पेरेंटल सेल भी डाइप्लॉइड था, डॉटर सेल भी डाइप्लॉइड बन रहा है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है मियोसिस में, एट द एंड, मतलब इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, 4 हैप्लॉइड सेल्स, ओके, एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2। ओके, तो मियोसिस 1 हो गया, मियोसिस 2 होने के बाद आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे, मतलब बैक टू बैक 2 डिविजन्स। नाउ स्टेजेस ऑफ द मियोसिस, तो मैंने पहले ही बोला था कि टर्मिनोलॉजिकली स्टेजेस आर सेम, टेक्निकली कुछ डिफरेंस होता है, कुछ। ओके, बाकी उसके जो की फीचर्स है हर एक स्टेज के, वो सेम टू सेम रहते हैं। मियोसिस 1 में भी 4 फेजेस हैं, ओके, दैट इज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में भी 4 फेजेस है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे अभी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जैसे स्टेज हम देखेंगे वहां पे हम उस स्टेज को पढ़ने का ट्राई करेंगे। सो आज हम प्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे माइटोसिस में प्रोफेज सबसे लेंथीएस्ट फेज है ना, सबसे लेंथीएस्ट फेज माइटोसिस में, इन द सेम वे मियोसिस में अगर आपको कोई पूछे तो मियोसिस में दो प्रोफेज है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, लेकिन सबसे लेंथीएस्ट अगर कोई है तो इट इज प्रोफेज 1, द लेंथीएस्ट इन ऑल द टाइप्स ऑफ द सेल साइकिल, चाहे फिर वो माइटोसिस हो चाहे फिर वो मियोसिस हो। प्रोफेज 1 इज द लेंथीएस्ट फेज इन द डिवीजन, इंटरफेज में नहीं। ओके, डिवीजन वाले फेज में सबसे लेंथी अगर कोई फेज है तो दैट इज प्रोफेज 1, और सबसे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई है तो दैट इज प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1।
और बोलने में भी यही बोलना है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ओके, तभी याद रहेगा। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस all the aspects. So you can see prophase 1 is typically longer, अभी मैंने आपको बताया, and more complex. It includes 5 phases. अब देखिए prophase 1 में भी 5 phases है. Now see the complexity. You are having a cell cycle. Cell cycle is having main 2 phases, that is interphase and the division phase, that is called M phase. Interphase के अब और 3 फेज है, that is G1 S G2. Come to the meiosis phase. meiosis के 2 पार्ट्स हैं, meiosis 1 meiosis 2. अब meiosis 1 के भी 4 हैं, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. meiosis 2 के भी 4 हैं, सेम टू सेम, नंबर चेंज हो जाएगा सिर्फ 2 2 2. अब प्रोफेज 1 के वापस 5 फेजेस हैं. ओके, तो कॉम्प्लेक्सिटी देखिए आप, याद रखने में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होने वाली है, बिकॉज इट इज इन अ सेम फ्लो, इसलिए आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगेगी यहाँ पे. ओके, लेकिन नेचर ने कितना कॉम्प्लेक्स इसको किया हुआ है, क्यों किया है, उसका भी सिग्निफिकेंस है. एट द एंड ऑफ द मियोसिस आपको ये भी समझ में आएगा. सो देयर आर 5 फेजेस. नंबर 1 लेप्टोटिन, नंबर 2 जाइगोटिन, पैकाइटिन, then diplotin, and number 5 dikinesis. Okay, so 5 phases are there: leptotin, zygotin, पैकाइटिन, diplotin and dikinesis. बहुत बार स्टूडेंट्स इसको डाइप्लोटिन की जगह पे डिप्लोटिन बोलते हैं, तो डिप्लोटिन नहीं. इंग्लिश में हमें पता है कि डी अगर किसी वर्ड के सामने लगता है तो डिवॉइड ऑफ का मीनिंग हो जाता है, मतलब इट इज डिवॉइड ऑफ दैट. ओके, बहुत वर्ड्स ऐसे हैं, डिवॉइड ऑफ मतलब उसमें ये चीज नहीं है. तो अगर आप इसको डाइप्लोइड की जगह पे डिप्लोइड बोलेंगे तो यहाँ पे जो चीज हो रही है वो प्रेजेंट नहीं है, ऐसी सेंस जा रही है. जैसे डाइप्लोइड, डाइप्लोइड सेल का मतलब क्या होता है? डाइप्लोइड सेल का मतलब होता है ईच क्रोमोसोम इज प्रेजेंट फॉर 2 टाइम्स. ये इसलिए बता रहा हूँ, ऑब्वियस है आपको आंसर लिखने हैं, लेकिन प्रोनाउंस भी तो करने हैं कभी कभी वाइवा में. ओके, ओरल एग्जामिनेशन में, तो प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान रखना है. डाइप्लोइड अगर आप बोलते हैं तो एवरी क्रोमोसोम इज प्रेजेंट फॉर 2 टाइम्स, लेकिन उसकी जगह पे आपने डिप्लोइड बोल दिया. भले स्पेल आउट आप सही कर रहे हैं DI, ओके, लेकिन बोलने में अगर डिप्लोइड बोल रहे हैं इसका मतलब उसमें क्रोमोसोम नहीं है, उल्टा हो गया पूरा मीनिंग. ओके, तो प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान रखिए. राइट, सो नाउ 5 फेजेस. अब इसको बहुत बार स्टूडेंट्स याद नहीं रखते हैं. ओके, जगलिंग हो जाता है, तो जगलिंग नहीं करना है, इसका मैं आपको की दे रहा हूं, याद कैसे रखना है. लेप्टोटिन का LE याद रखिए, जाइगोटिन का ZY याद रखिए, पैकाइटिन का PA याद रखिए, डाइप्लोटिन का D और इसका भी D. याद कैसे रखना है? लेजी पैड. ओके, लेजी पैड ऐसे आपको याद रखना है. द की इज लेजी पैड. ओके, स्पेलिंग लेजी का सही नहीं है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, याद रहना चाहिए. लेजी पैड. ओके, तो LE लेप्टोटिन, ZY zygotin, PA पैकाइटिन, then first D that is diplotin and the last D that is dikinesis. Okay, तो ऐसे याद रखना है, lazy pad. Okay, this is the key to remember all the 5 stages in the sequence. Okay, lazy pad. Fine, तो सभी के बारे में देखना है यहाँ पे हमें. लेप्टोटिन फेज, या जिसको हम बोलते हैं लेप्टोनेमा फेज. तो लेप्टोटिन फेज में क्या होता है? मैंने पहले ही बोला कि की इवेंट्स माइटोसिस और मियोसिस में चेंज नहीं होंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स चेंज होने वाले हैं. और आज हम सिर्फ प्रोफेज ही पढ़ेंगे. ओके, सो दैट इसके ऊपर पूरा फोकस करके आप पढ़िए घर पे भी एक बार, और बाद में हम मेटाफेज में एंटर होंगे. लेप्टोटिन दैट इज लेप्टोनेमा, इसके लिए दूसरा वर्ड भी है लेप्टोनेमा.
क्या होता है स्टेज में? क्रोमेटिन फाइबर्स बिकम लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिन फाइबर्स, देखिए माइटोसिस में भी प्रोफेज में यही हुआ था ना, जो क्रोमेटिन फाइबर था मतलब थ्रेड लाइक जो डीएनए था, वो थ्रेड लाइक डीएनए जो है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे भी ये बनना शुरू हो चुका है, बिकॉज इट इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज वन। ओके, सो क्रोमेटिन फाइबर्स बिकम लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम्स। सेकंड, न्यूक्लियस एनलार्जेस। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो एनलार्ज होता है, साइज में बड़ा होता है न्यूक्लियस। ओके, ये 5 फिगर्स जो आपको दिखाए सभी स्टेज के, उसी को एनलार्ज करके यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ओके, तो आप देखिए 3 क्रोमोसोम्स, स्लेंडर लॉन्ग क्रोमोसोम्स यहाँ पे बन रहे हैं। फिर यही क्रोमोसोम्स और भी आगे जाके कंडेंस होने वाले हैं नेक्स्ट स्टेजेस में। न्यूक्लियस जो है वो साइज में बड़ा हो रहा है। इतना काम लेप्टोटिन स्टेज में हो रहा है। कम टू द जाइगोटिन, उसके लिए वर्ड यूज होता है जाइगोनेमा। ओके, अब देखिए कुछ चीजें वर्ड से भी समझनी है। जाइगोटिन, ये वर्ड आता है वर्ड जाइगोट से। जाइगोट का मतलब होता है फ्यूजन। ओके, जाइगोट बनता कैसे है? एक स्पर्म और एक एग। मैं सिर्फ यहाँ पे एनालॉजी समझा रहा हूँ, यहाँ पे स्पर्म और एग एक साथ नहीं आ रहे हैं, प्लीज बी अलर्ट। जाइगोट, जाइगोट वर्ड हम यूज कब करते हैं? तो जब स्पर्म और एग दोनों साथ आके फर्टिलाइज करते हैं तब जाइगोट बनता है। ओके, तो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है जाइगोटिन, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, मतलब वहां पे फर्टिलाइजेशन, मतलब एक तरह से आप उसको फ्यूजन भी बोल सकते हैं, दैट इज द फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड एग। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ फ्यूजन हो रहा है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन मत करना, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए जाइगोटिन। ये क्यों बता रहा हूँ कि आपको नीट में क्लिक करना चाहिए, आपके रूटीन एग्जाम में भी क्लिक करना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मगअप करने से कुछ नहीं होगा। टाइटल को याद रखिए, उसकी नीचे की थियरी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है। जाइगोटिन मतलब यहाँ पे कुछ फ्यूजन हो रहा है। ओके, कुछ चीजें एक साथ आ रही हैं, इसीलिए इसको जाइगोटिन बोला गया। तो क्या देखिए आप, क्रोमोसोम बिकम्स मोर कंडेंस। अब देखिए पहले से यहाँ पे थिक हुए हैं क्रोमोसोम। ओके, पहले थोड़े स्लेंडर मतलब थीन थे, और अब यहाँ पे थोड़े थिक हो रहे हैं। ओके, कंडेंस हो रहे हैं ना। सिमिलर क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। अब यहाँ पे सिमिलर क्रोमोसोम का मतलब क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सिमिलर क्रोमोसोम्स मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड सिनेप्सिस। ओके, अब देखिए मैंने पहले ही बताया जाइगोटिन, इसका मतलब यहाँ पे कुछ फ्यूजन हो रहा है, कुछ फ्यूज हो रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे पैर होना शुरू है, एंड दिस इज नोन एज सिनेप्सिस। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स याद रखिए। विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो आप यहाँ पे देखिए, अच्छा मैंने पहले बोर्ड वर्क किया था यहाँ पे, और एक्स शेप के क्रोमोसोम्स मैंने ड्रॉ किए थे, 2 रेड वाले और 2 ब्लू वाले। इसको यहाँ पे ऐसे याद नहीं रखना है, यहाँ पे इन्होंने शेप के अकॉर्डिंग आपको क्रोमोसोम्स अलग बताए। ओके, यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग आपको अलग बताए हैं, छोटे और बड़े करके। वहां पे मैंने कलर के अकॉर्डिंग आपको क्रोमोसोम्स बताए थे कि एक होमोलोगस पेयर है रेड कलर वाले क्रोमोसोम, और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो ब्लू वाले क्रोमोसोम्स। यहाँ पे एक पेयर है लॉन्ग साइज क्रोमोसोम, ओके, और एक है शॉर्ट साइज क्रोमोसोम। ओके, तो आप यहाँ पे शेप को याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो विद द हेल्प ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। आप देखिए यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोग हैं, एक ही पैर के क्रोमोसोम है। और यहाँ पे आप देखिए सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और उस कॉम्प्लेक्स की वजह से ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। ईच पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट। ओके, ये
बायवेलेंट क्यों है? दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहा है ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? बायवेलेंट। क्या बोलेंगे? बायवेलेंट क्रोमोसोम्स आर देयर। इतना आपको कहाँ पे देखने मिलेगा? तो इट इज इन द जाइगोटिन फेज ऑफ द प्रोफेज वन ऑफ द मियोसिस वन। कितना लंबा टैग लग रहा है, जाइगोटिन फेज ऑफ द प्रोफेज वन ऑफ द मियोसिस वन। कम टू द थर्ड फेज, दैट इज पैकाइटिन। ओके, अभी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे अभी बताया कि प्रोफेज वन इज द लॉन्गेस्ट फेज, अब प्रोफेज वन में भी लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? सो प्रोफेज वन में भी जो लॉन्गेस्ट फेज है दैट इज पैकाइटिन। ओके, पैकाइटिन, जिसके लिए वर्ड यूज होता है पैकाइनेमा। इट इज कंपेरेटिवली लॉन्गर फेज, bivalent chromosome split into similar chromatids. This stage is called tetrad. Okay, अब ये जो बायवेलेंट क्रोमोसोम थे आगे वाले स्टेज में, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बायवेलेंट क्रोमोसोम थे, ये बायवेलेंट क्रोमोसोम अभी भी कंडेंस हो रहे हैं और थिक स्टेम जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे और आप क्लियरली क्रोमेटिड्स दिखने वाले हैं। क्रोमेटिड्स जो आपको क्लियरली दिखने वाले हैं, नाउ यू कैन सी इट इज फॉर्मिंग टेट्राड। अब आपको क्वेश्चन होगा ये टेट्राड का मतलब क्या है? सी, टेट्राड, टेट्रा का मतलब होता है फोर। चार क्रोमेटिड आपको एक साथ अरेंज हुए दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4। फोर क्रोमेटिड्स आर स्टिक टुगेदर। ओके, एक ग्रुप में खड़े हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्राड। इसको आप बायवेलेंट भी बोल सकते हैं। बायवेलेंट, अगर क्रोमोसोम को सेंटर में रख के बात कर रहे हैं तो इट इज बायवेलेंट, अगर क्रोमेटिड्स को सेंटर में रख के हुए बात कर रहे हैं तो इट इज टेट्राड, क्योंकि क्रोमेटिड चार हैं, क्रोमोसोम दो हैं। ओके, सो प्लीज remember it. Now, appearance of the recombination nodules at which crossing over occurs. अभी स्टार्टिंग में ही की फीचर्स में आपको मैंने बताया कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, अरे रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो वो कौन से फेज में होता है? ये नीट क्वेश्चन है। सो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर इन विच फेज ऑफ द मियोसिस? तो आपको आंसर देना है पैकाइटिन, पैकाइटिन स्टेज। It leads to recombination of the genetic material on the homologous chromosomes. क्या था? तो पहले ये ब्लू वाला क्रोमोसोम और रेड वाला क्रोमोसोम भले एक दूसरे के साथ अटैच थे। आप देखिए ये बीच में जो लाइन दिख रही है, इट इज सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है दैट इज सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में क्रॉसिंग ओवर हुआ। आप देखिए ये ब्लू वाला जो क्रोमोसोम है ना, उसने इस रेड वाले क्रोमोसोम के साथ एक नोट बनाया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं जहाँ पे अभी कर्सर है, मैं कर्सर हटाऊंगा क्लियरली उसके पीछे आपको एक नोट दिखेगा, टाई अप किया गया है। आप देखिए, ओके, रेड और ब्लू वाले क्रोमोसोम ने, मतलब दोनों होमोलोगस, एक दूसरे के होमोलोग्स है ना, तो दोनों होमोलोग्स ने एक दूसरे के साथ टाई अप किया है यहाँ पे। इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और कैसे किया है? क्रॉसिंग ओवर। क्यों? स्पाइरल बनाया है वहां पे। ओके, ओवरलैप किया है ना, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूँ कि टेट्राड कौन से स्टेज में देखने मिलता है? पैकाइटिन। बायवेलेंट कौन से स्टेज में क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं? पैकाइटिन। बनना शुरू हुए थे जाइगोटिन में, दिखते कौन से फेज में अच्छे से हैं? पैकाइटिन। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कौन से स्टेज में बनते हैं? पैकाइटिन। क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? पैकाइटिन। ओके, recombination is completed by the end of the पैकाइटिन stage. recombination जो है वो पैकाइटिन स्टेज जैसे ही खत्म होगा, रिकॉम्बिनेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब मैं समझाता हूँ बहुत सिंपल ही आपको। ये टाइप किया, अब ये ऊपर वाला जो ब्लू का पीस है वो रेड के पास आ जाएगा, रेड क्रोमोसोम के पास, और रेड क्रोमोसोम का जो ये ऊपर वाला पीस है वो ब्लू क्रोमोसोम के पास आ जाएगा। है दोनों एक दूसरे के होमोलोग्स।
दोनों के ऊपर जीन्स वही के वही हैं, ओके, इसीलिए जीन्स में कोई वेरिएशन नहीं होगा, ओके। लेकिन इन फ्यूचर इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं, ओके। क्या होते हैं? एट द एंड ऑफ द मियोसिस सिग्निफिकेंस में इसको हम देखेंगे, ओके। तो क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद रिकॉम्बिनेशन, ओके, रिकॉम्बिनेशन हो गया ना, रीअरेंजमेंट हुआ, रेड वाला ब्लू पे चला गया, ब्लू वाला रेड पे आ गया, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर, तो exchange of the genetic material between non-sister chromatids of the two homologous chromosomes in presence of an enzyme recombinase। अब यहाँ पे आपको समझना है, दो तीन चीजें नई टर्म्स आपके लिए इंट्रोड्यूस हुई है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कैसे? तो देखिए यहाँ पे कर्सर पे, ये क्रोमोसोम है ब्लू वाला, ये रेड वाला क्रोमोसोम है, उसमें ये ब्लू वाले क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड्स हैं, ऐसे ही रेड वाले क्रोमोसोम के पास भी दो क्रोमेटिड्स हैं। अब ब्लू वाले क्रोमोसोम का ये वाला जो है ना क्रोमेटिड, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, ओके। 1 नंबर का यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है वो एक क्रोमेटिड है, वो उसके ठीक बाजू वाला जो है ना ये ब्लू का क्रोमेटिड, उसके लिए ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ऐसे रेड का एक क्रोमेटिड अपने रेड वाले क्रोमेटिड का ही सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों एक दूसरे के सिस्टर हैं। लेकिन रेड वाला जो है, रेड वाला वो ब्लू वाले क्रोमेटिड का सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, ओके। मैं आपको स्पेल आउट करके दिखाता हूँ। सी, देखिए यहाँ पे मैंने ए बी लिखा है, ए इज अ सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ बी, बी इज अ सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ए। ऐसे ही यहाँ पे रेड के लिए दो क्रोमेटिड्स के लिए मैंने सी और डी लिखा है, सी इज अ सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ डी एंड डी इज अ सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ सी। बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, बी एंड डी, ए एंड सी एंड ए एंड डी? तो ए जो है ना, ए इज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ सी एज वेल एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ डी, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के पार्ट नहीं है। B is a non-sister chromatid for C and non-sister chromatid for D। तो जब एक क्रोमोसोम के होते हैं पार्ट तब दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन दूसरे क्रोमोसोम के हैं तो फिर ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे, ओके फाइन। और ये जो रिकॉम्बिनेशन करके देता है, ये नोड्यूल बना के एक्सचेंज करने का काम जो करता है वो ऐसे ही नहीं होता है। इट रिक्वायर्स वन एंजाइम, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। इट रिक्वायर्स वन एंजाइम, द नेम ऑफ द एंजाइम इज रिकॉम्बिनेस, ओके। रिकॉम्बिनेस ऐसा एंजाइम जो रिकॉम्बिनेशन करवा के देता है, तो इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेस, फाइन। आई होप आपको अभी ये क्लियर हुआ होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ओके। Now come to the diplotin stage or diplonema, okay। अच्छा, डायप्लोटिन स्टेज में क्या होता है? तो यहाँ से अब रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ओके। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन तक जो हुआ ना उसका रिवर्स शुरू होगा डायप्लोटिन और डायकाइनेसिस में। सी, जाइगोटिन में फ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन डायप्लोटिन में होगा, ये हमेशा याद रखिए। जाइगोटिन में फ्यूजन होता है, ज्वाइनिंग, और डाइप्लोटिन में डिफ्यूजन होता है, मतलब सेपरेट होना शुरू होता है। आप देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, इसीलिए टेक्निकल वर्ड्स को ऐसे याद रखना है, ओके। मगअप नहीं करना है, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, अदरवाइज इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता भी नहीं चल रहा क्या कहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स
अकर्स। देखिए सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था जाइगोटिन में, वो जिप जैसा पूरा दो क्रोमोसोम के बीच में। अब वो जिप यहाँ से चला गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम के बीच में कहीं पे वो जंक्शन नहीं है, देखिए नीचे थोड़ा बचा है, अदरवाइज पूरे क्रोमोसोम से ये निकल गया है, तो ये भी निकल जाएगा। ओके, the recombined homologous chromosomes of the bivalent separate from each other except at the site of crossovers। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, पूरे के पूरे दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे ओनली एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ द क्रॉसओवर। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस साइट को छोड़ के हर जगह से क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे ये अटका पड़ा है काम यहाँ पे। ओके, ये भी निकल जाएगा, पूरा क्रोमोसोम दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं ना, लेकिन ये जो है वो अभी सीजर के जैसे क्रॉस बना के पड़ा है, वो एक्स जैसा दिखता है ना, तो इसीलिए लिखा है एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स। दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज चाइस्माटा। ओके, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये अभी मैंने ग्रीन के अंदर जो हाईलाइट किया, दिस इज कॉल्ड चाइस्माटा। ओके, तो बहुत बार इसका प्रोनाउंसिएशन कोई कैस्माटा भी करता है, चाइस्माटा भी करता है। ओके, चाइस्माटा जहां तक मुझे मिला है वहां तक इट इज चाइस्माटा। ओके, तो ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है चाइस्माटा। तो ये भी एक नीट क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ द मियोसिस यू कैन ऑब्जर्व चाइस्माटा। तो चाइस्माटा आपको देखने मिलेगा डाइप्लोटिन स्टेज में। ओके, चाइस्माटा ऑब्जर्व करने मिलेगा, चाइस्माटा इन द डाइप्लोटिन फेज, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये सब पैकाइडिन फेज, राइट, टेट्राड, फाइन। ओके, in oocytes of some vertebrates diplotins last for months or years। अब क्या होता है, ह्यूमन में ही ऐसा होता है। वापस देखिए, oocytes मतलब एग, oogenesis की प्रोसेस चल रही है, एग बनने की प्रोसेस हो रही है, तो ह्यूमन इज आल्सो वर्टिब्रेट, राइट, ये हमें पता ही है। तो इसका जो डाइप्लोटिन स्टेज है ये ट्रैप हो जाता है फॉर द मंथ्स और ईयर्स। ओके, फॉर द मंथ्स और ईयर्स ये डाइप्लोटिन स्टेज जो है वो वहीं पे सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, आगे सेल साइकिल चलने वाला नहीं है। इसीलिए ह्यूमन में भी जब आप 12th में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो वहां पे भी आएगा कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन शुरू होता है, मतलब स्पर्म जो है वो एनकाउंटर करता है एग को, तब जाके एग अपना मियोसिस का पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। अदर देन अप टू दैट it will be seized, it will be freezed in the meiosis 1, particularly in the diplotin। तो ये भी एक नीट क्वेश्चन है। अब देखिए मर्ज करेंगे कंसेप्ट को, ये 11th का कंसेप्ट है डिवीजन का, 12th में रिप्रोडक्शन, तो दोनों को मर्ज करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन ह्यूमन फीमेल oogenesis ceases or freezes in the which phase of the cell cycle। okay, तो it is in the diplotin of the prophase 1, diplotin of the prophase 1। और कब रिज्यूम होता है, तो जब फर्टिलाइजेशन की इवेंट शुरू होती है तब ये रिज्यूम करता है और अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। ओके, now the last phase of the prophase 1, that is dikinesis। ओके, सो डायकाइनेसिस में क्या होगा, डायकाइनेसिस, डाय मतलब टू, काइनेसिस मतलब मूवमेंट। ओके, देखिए जाइगोटिन फेज में दोनों क्रोम सी, वापस में समराइज कर देता हूं अभी तक के 4 फेज 1 लाइन में, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं जा रहे हैं लेकिन सिर्फ इवेंट्स। लेप्टोटिन, क्रोमोसोम बनना शुरू हुए फ्रॉम द क्रोमेटिन। जाइगोटिन, क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के पास आए, ओके, और बाइवेलेंट बनाया, पैर में अरेंज हो गए। पैकाइटिन, दोनों क्रोमोसोम और
साथ है। वायलेंट क्लियर ऑब्जर्व हुआ, 4 क्रोमेटिड क्लियरली ऑब्जर्व हुए, इसलिए उसको टेट्राड भी बोला हमने। ओके, पैर बना इसलिए उसको हमने जाइगोटिन बोला। फिर डाइप्लोटिन में इससे आगे हुआ तो दोनों क्रॉस ओवर करके सेपरेट हो गए। ओके, जिप बना था दैट इज सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, वो डिसॉल्व हो गया, इसलिए डाइप्लोटिन दोनों सेपरेट हो रहे। डायकाइनेसिस, अब ये सेपरेट होके दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, दैट्स इट, खत्म हो गई बात, काम इतना ही हो रहा है। ओके, डायकाइनेसिस में ये दोनों जो क्रोमोसोम्स थे जिसने क्रॉस ओवर किया था, नजदीक क्यों आए थे, तो अब आपको पता चला। ये दोनों होमोलॉग क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब इसीलिए आए थे टू एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर करके चाइस्माटा बना के, और फिर दोनों ने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर दिया, अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अब देखिए डायकाइनेसिस में क्या हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चाइस्माटा, टर्मिनलाइजेशन, चाइस्माटा एंड हो जाएगा, मतलब वो जो एक्स बना था वो एक्स यहाँ से हट जाएगा। क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, अभी क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस होने वाला है। ओके, द मियोटिक स्पाइंडल फाइबर्स ओरिजिनेट, जैसे माइटोसिस में वो स्पाइंडल फाइबर्स बन रहे थे, ऐसे मियोसिस के स्पाइंडल फाइबर्स अब बनना शुरू होंगे फ्रॉम द पोल्स टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। अभी आप देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे है। ओके, ये स्पाइंडल फाइबर सॉरी ये स्पाइंडल एक पोल पे यहाँ पे है, दूसरा स्पाइंडल दूसरे पोल पे है, दोनों में से स्पाइंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गए। ओके, दोनों जगह से स्पाइंडल फाइबर्स बनना शुरू होंगे, और हमें पता है स्पाइंडल फाइबर्स कहाँ से अटैच करेंगे, फ्रॉम द सेंट्रोमियर। ओके, तो this originated spindle fibers prepare the homologous pair for separation। ओके, दोनों को अलग करना है अभी। ओके, बहुत दोस्ती निभा ली आपने। नाउ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर कंप्लीटली। याद करिए माइटोसिस प्रोफेस। ओके, उसमें भी क्या हो रहा था, न्यूक्लियस भी अभी ये कॉम्प्लेक्स बातें चल रही थी, इसीलिए अभी तक न्यूक्लियर एनवेलप को डिसॉल्व नहीं किया था। ये सब कुछ हो जाने के बाद ही न्यूक्लियर एनवेलप अब डिसॉल्व होगा, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा। नाउ द क्रोमोसोम्स विल बी स्विमिंग इन द साइटोप्लाज्म, क्यों, न्यूक्लियर एनवेलप चला गया है। सो ये है आपका मियोसिस प्रोफेस 1। मैंने ट्राई किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए, बहुत बार ये बहुत स्टूडेंट्स को सालों तक समझ में नहीं आता है। ओके, क्या हुआ कैसे हुआ, अभी तो क्रोमोसोम नंबर की जब हम बात करेंगे तभी आप भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन मुझे पता है आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व दिस डाउट्स। फाइन, तो डियर स्टूडेंट्स आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मेटाफेज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, मेटाफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1। ओके, तो आज इसको अच्छे से एक दो बार ये वीडियो देखिए और समझिए, क्योंकि अगर प्रोफेज 1 समझ में आ गया आगे सारी स्टोरी बहुत इजी है। ओके, so have a nice day.